अभी सबसे पहले देखते हैं कि कंट्री वाइज पैसा कहां से आता है। करीबन 68% यूएस से आता था, और इसमें कुछ कनाडा का हिस्सा मिला लो, करीबन 17% वही यूएस कनाडा वाले एरिया से आता है। मतलब इसका जो मेन क्लाइंट्स इसके जो है कंपनी के, वो यूएस में है। जब भी आप कोई बिजनेस को एनालाइज करो, वो बिजनेस का ज़्यादातर पैसा अगर कोई एक देश से आता है ना, तो उसके दो पहलू है। पहला पहलू वो है कि जब तक वो देश में वो सेक्टर ग्रो करता रहेगा, जब तक उसकी डिमांड चलती रहेगी, तब तक वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है। पर इसमें एक रिस्क फैक्टर भी है। मान लो कल जाके अमेरिका में बिजनेस डाउन हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, और लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है कि वो ब्लैक बॉक्स की सर्विस खरीदे, तो हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स को बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है, क्योंकि उसका मेजोरिटी रेवेन्यू सिर्फ एक देश से आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो इस तरीके से बिजनेस को एनालाइज किया जाता है। सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू इसका कहाँ से आता है? यूरोप से आता है। करीबन समझो 70% यूएस से आ गया, 10% यूरोप से आ गया, दोनों का मिला के 80% रेवेन्यू जो है वो यूएस और यूरोप से आता है। और ये दोनों देश ऐसे कि जो अगर पूरे दुनिया की बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच गए। वहाँ पर ऐसे एडवांस्ड हॉस्पिटल्स होंगे कि जहाँ पर हमने सोचे भी नहीं होंगे, वहाँ पर वो तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती होगी। और भी बिजनेस में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते होंगे, और ये सब तरीके की टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग का काम होता है, और वो ब्लैक बॉक्स करके देती है। तो कंट्री वाइज पैसा जो है इस तरीके से आता है। इंडिया का जो मार्केट शेयर वो बहुत छोटा है, राइट। यहाँ पर स्कोप भी छुपा है, और वो भी चीज़ छुपी है कि कहीं ना कहीं इंडिया जब ग्रो होगा तो वहाँ से ब्लैक बॉक्स को काम मिलेगा। क्योंकि जब आप एक बात समझो कि इंडिया के कोई भी क्लाइंट को अगर काम करवाना है, तो वो क्या देखेगा? कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है, कौन कंपनी पे आज तक भरोसा करता हुआ आया है। तो जब वो क्लाइंट ऐसा देखेगा कि भाई अमेरिका के क्लाइंट, और अमेरिका के क्लाइंट मतलब बड़े बड़े क्लाइंट होंगे, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, एक बड़े बड़े क्लाइंट जब ब्लैक बॉक्स के ऊपर भरोसा करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें, राइट। तो वो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है, और स्कोप भी दिखाता है। दूसरी बात कि क्लाइंट का वेटेज कितना है, ये चीज़ क्यों समझना जरूरी है। ये चीज़ जब आप देखते हो ना, तो आपको बोरिंग लगती है, क्योंकि डेटा जो है ना कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगता अनटिल अनलेस आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझो नहीं। तो आप एक बात समझो कि यहाँ पर क्लाइंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो करीबन 14 क्लाइंट्स ऐसे हैं कंपनी के पास कि जिससे 50 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आता है एक साल में। ये 2025 की बात है। 14 क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट 50 करोड़ से ज्यादा था। 13 क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिसका 25 टू 50 करोड़ था। पर यहाँ पर मेन चीज देखने की बात है कि करीबन 1100 क्लाइंट ऐसे थे, 1100 क्लाइंट ऐसे थे कि जो छोटे छोटे क्लाइंट थे। इस चीज को एनालाइज करो तो यहाँ पर ये चीज दिखती है कि कंपनी के ऊपर भरोसा करने वाले पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है कि इतने ज़्यादा क्लाइंट को मैनेज करना, इतने क्लाइंट का छोटे छोटे काम के लिए ब्लैक बॉक्स को नए लोग हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने जितने काम होंगे उतने ही लोकेशंस होंगे, तो वो लोकेशंस पे अपनी टीम भेजनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा चीज़ें हेक्टिक हो जाएगी। नो डाउट इतने सारे लोग ब्लैक बॉक्स पे भरोसा करें, वो एक पॉजिटिव बात है। पर साथ ही साथ में एक थोड़ा चीज़ ऐसा है कि जिस पे कंपनी को आइडियली फोकस करना चाहिए, वो है कि बड़ा पैसा जहां से आता है ऐसे क्लाइंट कम है। अगर क्योंकि कोई एक ही बंदा मान लो कि 500 करोड़ का काम दे दे कंपनी को, तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है ना कि वो बंदे से फिक्स हो गया कि भाई एक साल 2 साल में 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो वो उस तरीके के क्लाइंट एक कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो बड़ा क्लाइंट होता है, जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म भी होता है कि जहाँ से आने वाले कुछ साल तक कंपनी को एक रिकरिंग रेवेन्यू भी मिलता रहेगा, एक लगातार बेसिस पर रेवेन्यू मिलता जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि जहाँ पर कंपनी को आइडियली मेहनत करनी चाहिए। दूसरा चीज नेक्स्ट देखते हैं कि कितने बड़े और कितने छोटे क्लाइंट्स हैं, मतलब कंपनी के कितने क्लाइंट में से कितना % रेवेन्यू आता है। तो आप यहाँ पर ये ग्राफ देखोगे तो कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं उससे करीबन 46% रेवेन्यू आता है। मतलब आप एक बात समझो कि करीबन आधा जितना रेवेन्यू टॉप के 10 क्लाइंट से आता है। ओके, अब यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, एक रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि हमेशा ही कोई भी कंपनी को, कोई भी स्टॉक को एक सिंगल नज़रिए से एनालाइज नहीं करना चाहिए। आप ब्लाइंड होकर एनालाइज मत करो। अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हो ना, तो 2 सेकंड के लिए पीछे आके उसके पीछे के क्वेश्चन मार्क्स भी ढूंढना कोशिश करो कि इसके पीछे रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। अगर टॉप के 10 क्लाइंट से कंपनी का ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू आ रहा है, तो अगर ये 10 क्लाइंट में से मान लो कि 3-4 क्लाइंट चले गए, ना करें पर चले गए अगर, तो ये जो भी रेवेन्यू, आधा रेवेन्यू आ रहा है ना, उस पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। तो ये अच्छी बात भी है। अगर मान लो कि कंपनी का आधा रेवेन्यू 10 क्लाइंट से आता है, तो कंपनी को क्या करना है, पहले तो 10 क्लाइंट को एकदम हैप्पी रखना है। 10 क्लाइंट को कभी भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, उनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं रुका तो हो सकता है कि साल दर साल वो क्लाइंट रिकरिंग रेवेन्यू भी देता रहे। ठीक है, तो कंपनी के लास्ट कॉन कॉल में प्रमोटर ने एकदम कॉन्फिडेंटली ये बात बताई कि कंपनी का जो ड्रीम है ना,
वो 18,000 करोड़ तक पहुंचने का है। अपने दिमाग को कुछ स्लाइड पहले ले जाओ, जब हमने ये लेक्चर की शुरुआत करी थी, जब हमने टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझा था ब्लैक बॉक्स के लिए, और उसमें प्रमोटर का जो ड्रीम था 1 to 2%, वो करीबन बैठ रहा था 12,000 करोड़ से 25,000 करोड़। वो एक प्रमोटर का ड्रीम था। कॉन कॉल में, लास्ट कॉन कॉल में प्रमोटर ने बोला है कि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, हमारे प्लान्स जो है फ्यूचर के, उसके चलते 2029 तक, अभी हम खड़े हैं 2026 में, भी मार्च आ जाएगा 2 महीने बाद, करीबन 3 साल के बाद अभी के 6,000 करोड़ के रेवेन्यू 18,000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर ने बोला है कि उनके इस तरीके के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, उस तरीके की ऑर्डर्स के लिए वो बीड कर रहे हैं और सब चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान से समझो। 3 साल में 3 गुना रेवेन्यू, 6,000 करोड़ अभी है, 18,000 करोड़। प्रोमोटर ने एक और चीज़ बोली है, अभी कंपनी के जो करंट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो 9% के आसपास है। प्रमोटर ने बोला है कि वो 10 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे धीरे 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 करके। 2029 तक वो 10% पहुंच गए और 18,000 करोड़ का रेवेन्यू पहुंच गया। उस हिसाब से अगर एक रैंडम एस्टिमेशन लगाइए, कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन जो होता है वो कभी एग्जैक्ट, कोई भी प्रिडिक्शन एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। वो सिर्फ हमारे पास जो हमारी हथेली में जो करंट डेटा जो है ना, उसके ऊपर से एक लगाया हुआ एक कैलकुलेटेड तुक्का है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रमोटर ने जो भी बोला है, अगर ये चीज़ हो गई तो जो फ्यूचर प्राइस है स्टॉक का, वो अभी जो है वहाँ से 6 से 10 गुना तक हो सकता है। अभी जो है वहाँ से 6 से 10 गुना तक 2029 में। पर ये चीज़ को ऐसे नहीं लेना है। आप एक बात समझो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब हम चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हमें एक ब्लाइंड होकर वो चीज़ को एनालाइज नहीं करना है। हमें उसके पीछे के रिस्क फैक्टर, हमें डर डर के काम करना है कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कंपनी के अगेंस्ट में जाए, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि 18,000 का रेवेन्यू ना हो। अगर हमने क्वेश्चन मार्क को स्टडी करना सीख लिया, रिस्क फैक्टर को अगर स्टडी करना सीख लिया, तो जो होगा फिर उसके बाद वो अच्छा फ्यूचर ही होगा। तो इतना बड़ा जो ग्रोथ का टारगेट है वो अचीव होगा कि नहीं, प्रमोटर ने बोला है कि जिस तरीके से कंपनी जा रही है अचीव होगा, पर अचीव होगा कि नहीं हम हमारी स्टाइल में समझेंगे। हम सबसे पहले चले जाते हैं कंपनी के पास्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।